Dear students, in this video, I will be discussing with you about fundamental forces in nature and nature of physical laws and nature of physical laws. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? तो बच्चों जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, फंडामेंटल फोर्सेस बच्चों इनको हम बेसिक फोर्सेस भी बोलते हैं, बेसिक फोर्सेस भी बोलते हैं। और इसका मतलब है कि ये वो फोर्सेस होती हैं जिनसे आपकी बाकी की जो फोर्सेस हैं नेचर में उनको हम ड्राइव कर सकते हैं। अब बच्चों इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। डेली लाइफ में आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके डेली लाइफ से, जहां से आपको इसका कंसेप्ट पता लगेगा कि फंडामेंटल या बेसिक फोर्स से व्हाट आई मीन टू से। तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि आपके घर में, सबके घर में दूध आता है, मिल्क आता है। तो बच्चों उस दूध से आप क्या कर सकते हो? उस दूध से आप कर्ड भी लगा सकते हो, उस मिल्क से आप आइसक्रीम भी लगा सकते हो, उस मिल्क से आप जोगाट भी पी सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट मैनी अदर थिंग्स बाय दिस मिल्क। तो बच्चों व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस varieties of different varieties of cuisines that you have created? The basic or fundamental source is milk. So it means मिल्क से ही ये सारी चीजें ड्राइव हुई हैं। सिमिलरली जब हम नेचर को स्टडी करेंगे, वी विल फाइंड दैट इन नेचर देयर आर मैनी टाइप ऑफ फोर्सेस। नेचर में बच्चों आप डिफरेंट टाइप की फोर्सेस को स्टडी करोगे, जैसे कि आप स्प्रिंग फोर्स को देखोगे। स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, जहां उसको एलागोनेट करोगे, तो वहां पे भी आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। यू विल एक्सपीरियंस सरफेस टेंशन फोर्स। जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें बच्चों एक सरफेस टेंशन की फोर्स होती है, इसको भी आप एक्सपीरियंस करोगे डेली लाइफ में। यू विल एक्सपीरियंस विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। यू विल एनकाउंटर force due to tension and many other forces you will encounter in your daily life. और बच्चों जब आप एटॉमिक वर्ल्ड में जाओगे, वहां पे आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक और न्यूक्लियर फोर्सेस को भी स्टडी करोगे। So there are many forces that you will study in nature. पर बच्चों जो इन फंडामेंटल फोर्सेस हैं या बेसिक फोर्सेस हैं नेचर में, they are only 4. तो what are those 4 fundamental forces in nature? और कैसे बच्चों जो बाकी की फोर्सेस हैं that are derived from these forces? So the first fundamental force that I will be discussing with you is gravitation. अब बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज अ फंडामेंटल फोर्स। अब बच्चों ये जो फोर्स होती है, इट एग्जिस्ट बिटवीन, ये जो फोर्स है इट विल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स दैट हैव मास, दैट हैव मास। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो बॉडीज, इफ दे हैव मास, आइदर इट इज स्मॉल और इट इज लार्ज, तो बच्चों वो जो बॉडी होगी इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ऑल अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स, एंड दिस इज ए फंडामेंटल और बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। और बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज ए वेरी वीक फोर्स। मतलब जो ग्रेविटेशन की फोर्स जो है, आल्दो इट इज ऑल ओवर द यूनिवर्स, बट जो ये फोर्स होती है इट इज ए वेरी वीक फोर्स। इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एंड स्टूडेंट्स, दिस फोर्स इज
ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसका एक ही नेचर होता है, अट्रैक्टिव। और बच्चों यही वो फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सोलर सिस्टम एंड इंटरगैलेक्टिक क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सो क्रेडिट गोज टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों जो दूसरी फोर्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट एग्जिस्ट बिटवीन any two charged bodies। चार्ज बॉडीज, अगर बच्चों किसी दो बॉडीज के बीच में कोई नेट चार्ज है तो वहां पे ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये एग्जिस्ट करेगी। इवन इफ यू हैव टू बॉडीज दैट आर मैग्नेटिक इन नेचर, वहां पे बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये एग्जिस्ट करेगी। और जो ये फोर्स है बच्चों इट आल्सो, इसकी जो रेंज होती है दैट इज आल्सो वेरी लार्ज। इसकी बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज भी इन्फिनिटी होती है और इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी इन्फिनाइट होती है। बट ये जो फोर्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड स्टूडेंट्स ये जो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और बच्चों डेली लाइफ में आप जितने भी फोर्सेस को एनकाउंटर करते हो एक्सक्लूडिंग ग्रेविटेशनल, जो आप डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब जैसे डेली लाइफ में फ्रिक्शन की फोर्स को एनकाउंटर करते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब आप चलते हो, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था आप सरफेस टेंशन की फोर्स को एक्सपीरियंस करोगे। सरफेस टेंशन बच्चों आपकी जो है स्प्रिंग फोर्स है। तो ऑल अदर फोर्सेस इन योर डेली लाइफ दैट यू एनकाउंटर एक्सक्लूडिंग ग्रेविटेशनल हैज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन। अब बच्चों कैसे कैसे जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका ओरिजिन है, जो इसके पीछे जो बेसिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो बच्चों इसको आप समझ सकते हो, क्योंकि जब भी आप फ्रिक्शन के लिए बच्चों क्या चाहिए, फॉर फ्रिक्शन यू विल रिक्वायर टू सरफेसेस। सपोज दिस इज वन सरफेस एंड दिस इज अनदर सरफेस ऑफ योर फुट। सपोज करो ये आपका ग्राउंड है एंड दिस इज योर फुट। तो बच्चों जब आप इसमें क्या करोगे, जब आप इसमें आगे फॉरवर्ड मूव करोगे तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जो आपका ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ऑफ योर फुट एंड दिस सरफेस, सो इन दिस कॉन्टैक्ट देयर इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये बेसिकली डेवलप हो जाती है बिकॉज दिस इज डेवलप्ड ड्यू टू योर नेट। जो नेट चार्ज है वो वन बॉडी विल एक्वायर नेट चार्ज एंड ड्यू टू विच देयर इज अदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब बच्चों पहले तो ये आपका क्या था, पहले तो आपकी जो आप था आप भी न्यूट्रल थे और जो सरफेस भी न्यूट्रल था, पर जैसे ही आप तो के दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट आया तो कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हुआ कि वन बॉडी विल लूज वन टाइप ऑफ चार्ज एंड इट विल एक्वायर ए net charge of one type and other body will acquire the charge loosed by the first body and it will acquire a net charge of other type, due to which you will have a electric attraction or repulsion between these two bodies। और बच्चों इनका जो बेसिक ओरिजिन है that is basically electromagnetic force। अब बच्चों जो electromagnetic force है मैंने आपको बताया है कि it is basically stronger as compared to that of ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और बच्चों इसको आप समझ सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक होती तो ये अभी जिसमें ब्लैक बोर्ड पे आपको टीच कर रहा हूं तो ये ब्लैक बोर्ड अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता, क्योंकि इसको तो अर्थ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बट ये दिस ब्लैक बोर्ड इज हैंग्ड विद दिस बोर्ड, इस बोर्ड के साथ ये ब्लैक बोर्ड अभी टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो इसको जहां पे मैंने इसको इस बॉल के साथ जहां पे अटैच किया है तो और उस कॉन्टैक्ट में जो है बिटवीन द बॉल एंड सरफेस ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू ग्रेविटी। तो बच्चों दिस इज क्वांटिटेटिव वे that I am explaining you that how this electromagnetic force is stronger as compared to the gravitational force। अब बच्चों जो दो फोर्सेस आपकी हैं रेस्ट टू फोर्सेस, बिकॉज देयर आर बेसिकली फोर फंडामेंटल फोर्सेस, अभी दो तो मैंने आपको बता दी ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द थर्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि बच्चों तीसरी फोर्स है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है इनसाइड द न्यूक्लियस, इट एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
अब बच्चों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करती है, वहां पे जो फोर्स आपकी होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों देखो कैसे आपको सोचना पड़ा कि एक थर्ड टाइप की फोर्स की नेचर में एग्जिस्ट करेगी। सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। सपोज दिस योर न्यूक्लियस। सो बच्चों मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। बेसिकली दिस इज नॉट द एग्जैक्ट न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियस इज बेसिकली स्फेरिकल इन शेप ऑलमोस्ट। दिस अगर बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में आपने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों आप न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड योर प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों अब क्या होगा, अगर आपका इनसाइड द न्यूक्लियस दो प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मींस अब देखो दो प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे क्या है, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, इट मींस टू प्रोटॉन विल हैव कूलम रिपल्शन। अब दो प्रोटॉन के बीच में कूलम रिपल्शन है तो दे शुड फ्लाई अपार्ट। इट मींस ड्यू टू कूलम रिपल्शन if there is no strong nuclear force, if there is no strong nuclear force, then two protons must have fly apart due to, why fly apart? Basically this is due to Coulomb repulsion, due to Coulomb repulsion। तो बच्चों इसका मतलब आपको एक तीसरी फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जो दो प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस। सो दैट थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस फोर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे दो प्रोटॉन्स के बीच में कूलम रिपल्शन तो है, पर अगर वो कूलम रिपल्शन के बावजूद भी अगर वो दो प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह रहे हैं, इट मींस जब वहां पे जो एक थर्ड टाइप की फोर्स है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। So this force is also known as strong nuclear force and it is the strongest force in nature। अब तो इसकी रेंज होती है, it only exists inside the nucleus। तो इसकी रेंज in some books it is 10 to the power minus 14 meter and in some books it is written as 10 to the power minus 15 meter। तो it is extremely short range। जो आपकी बच्चों strong nuclear force है ये extremely short range होती है and it is also a fundamental or basic force of nature। अब तो जो आपकी फोर्थ टाइप की फोर्स है दैट इज आल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस बट दैट हैज ए रेंज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इवन स्मॉल एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब तो दैट फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो बच्चों आपकी फोर्थ टाइप की फंडामेंटल फोर्स है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो बच्चों ये जो सबसे पहली बार इस वीक न्यूक्लियर फोर्स को ऑब्जर्व किया गया था, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन रेडियोएक्टिव डिकेस। रेडियोएक्टिव डिके, तो बेसिकली व्हाट इज रेडियोएक्टिव डिके? देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, वन इज अल्फा डिके, अनदर इज बीटा डिके एंड थर्ड वन इज गामा डिके। तो उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है कैसे हमें सोचना पड़ा कि एक फोर्थ टाइप की भी जो है आपकी फंडामेंटल फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों बेसिकली क्या हुआ, राउंड अबाउट 1920 जो आपका था वहां पे रेडियो एक्टिविटीज के एक्सपेरिमेंट्स हुए और वहां पे बच्चों क्या देखा गया, देयर इट वाज फाउंड दैट सम न्यूक्लियाई एमिट इलेक्ट्रॉन, कुछ न्यूक्लियाई आपके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। अब बच्चों न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस यू हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और अगर वो आपका न्यूक्लियस आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, तो सम बच्चों इसमें जो मैं आपको मेन फिनोमिना इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स का दैट इज बीटा डिके। वो बेसिकली क्या है, बीटा डिके। तो बीटा डिके बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपका है न्यूक्लियई आपका जो है इट डिके इनटू अनदर न्यूक्लियई ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे बच्चों सपोज कीजिए आपका जो न्यूट्रॉन है वो जो है न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ए थर्ड पार्टिकल दैट इज नोन एज न्यूट्रिनो। बच्चों आपका बीटा डिके थ्री टाइप का होता है, चलो मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, दिस इज नेगेटिव बीटा डिके और बीटा माइनस बोलते हैं। अनदर डिके इज प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन
positron. Positron is basically anti-particle of this electron and anti-neutrino. मतलब ये जो न्यूट्रिनो फिजिक्स है इसके बारे में आप हायर लेवल में पढ़ोगे, बट इन दिस बीटा डिके देयर इज दिस इल्यूजिव पार्टिकल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलेटेड. ये बच्चों सबसे पहले जो बीटा डिके को एक्सप्लेन करने के लिए इस पार्टिकल का ओरिजिन हुआ था, दैट दिस पार्टिकल इज नोन एज न्यूट्रिनो. तो इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स स्टडी, बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनो, देयर इज ए न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता है. तो बच्चों आप देखिए बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आपका जो न्यूट्रॉन है कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. तो अब इसका मतलब जो आपका न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपको पता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता नहीं है. तो फिर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल है ये कैसे न्यूक्लियस से आया? बिकॉज बच्चों जो आपका जो मैंने अभी आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताई, वो आपकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो तो सिर्फ ऑपरेट करती है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां पे होता नहीं है. तो इसके लिए बच्चों आपको जो थर्ड फोर्थ फोर्स के बारे में सोचना पड़ा, दैट इज ए वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब बच्चों इसको वीक क्यों बोलते हैं? बच्चों इसको वीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी देयर आर टू रीजन. आप एक रीजन बोल सकते हैं कि जो ये फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी जो रेंज है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. दैट इज मतलब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसकी जो रेंज होती है दैट इज 1% एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अगर आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर -14 ऑर्डर की मीटर में एग्जिस्ट करती है, तो ये जो आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये 10 टू द पावर -16 मीटर में एग्जिस्ट करेगी. मींस ये न्यूक्लियन लेवल पे इनसे देखो जो बच्चा जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है. जैसे आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है बेसिकली यहाँ पे क्वार्क का कंसेप्ट आता है कि जो क्वार्क्स हैं, बेसिकली क्वार्क मॉडल पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स पे. बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ पे कहते हैं पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, दैट आर ग्लूलियंस. तो जो दो ग्लूलियंस होते हैं वो बाइंड करते हैं आपके प्रोटॉन को, न्यूक्लियंस को इनसाइड द न्यूक्लियस. तो जो बच्चों आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियंस के बीच में होती है. अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे न्यूक्लियन क्या है? अब न्यूक्लियन, व्हाट इज न्यूक्लियन? कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन. तो यहाँ पे आपके जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब जहां पे आपका न्यूट्रॉन है वो क्या कर रहा है? वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है. और उसका उल्टा प्रोसेस जो है जब हम देखें तो वहां पे पॉजिट्रॉन मिल रहा है आपको और एंटी न्यूट्रिनो मिल रहा है. तो बेसिकली जो इसका बेसिक सोर्स था वो दैट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. यहां पे बच्चों जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये दिया गया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसमें बच्चों आपको क्वार्क मॉडल में जाना पड़ेगा. आई विल मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपके क्वार्क हैं, जैसे बच्चों आपने चार्ज के बारे में पढ़ा है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट इज प्लस माइनस एम. मतलब अ बॉडी कैन नॉट हैव ए फ्रैक्शनल चार्ज. बट स्टूडेंट्स जब आप हाई एनर्जी फिजिक्स को पढ़ोगे ये देयर यू विल हैव फ्रैक्शनल चार्ज, जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, क्वार्क्स. अब जो क्वार्क्स होते हैं देयर आर बेसिकली 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स. तो जैसे मैं अभी आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा हूं, तो ये दीज आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ क्वार्क्स. तो जो आपका प्रोटॉन है ये अप डाउन क्वार्क से बनता है, और जो आपका न्यूट्रॉन है ये अप डाउन डाउन क्वार्क से बनता है. अब बच्चों जो आपका अप क्वार्क होता है इसके ऊपर चार्ज होता है 2/3e. अप क्वार्क के ऊपर फ्रैक्शन, एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. मतलब ये मैं बोल रहा हूं ये थ्योरेटिकली ही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है. 2/3e. बच्चों अब जो आपका डाउन क्वार्क है इसके ऊपर चार्ज होता है -e/3. सो अब इसमें जो है जैसे आप इसको देखिए, सपोज यू टेक दिस एग्जांपल न्यूट्रॉन. अब बता जो आपका न्यूट्रॉन है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. तो बच्चों इसमें ये सजेस्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्क मॉडल कि जो आपका न्यूट्रॉन है बेसिकली न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन क्या है? अप डाउन डाउन. इट मींस योर न्यूट्रॉन विल कंटेन अप डाउन डाउन. तो बच्चों अब इसमें बोला गया कि इट वाज सजेस्टेड दैट जैसे बच्चों आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वहां पे जो आपके पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं उनको ग्लूयॉन्स बोलते हैं, और बच्चों वैसे ही जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है जहां पे जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं उनको हम डब्ल्यू एंड जेड बोसोन बोलते हैं. डब्ल्यू एंड जी बोसोन या जेड बोसोन समटाइम्स, ठीक है. तो ये बोलते हैं एंड दीज पार्टिकल्स हैव ए वेरी लार्ज मास. तो उसमें ऐसा है कि जो आपका इसमें आपका क्वार्क है वो फ्लेवर चेंज करता है. सपोज आपका डाउन क्वार्क है तो डाउन क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो जाएगा, एंड ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन टू अप क्वार्क साथ में बच्चों वो एक आपको इलेक्ट्रॉन देगा, एंड आपके साथ में यू विल गेट न्यूट्रिनो.
सो दिस इज द बेसिक रीजन। अब यहाँ पे आपका क्या डाउन क्वार्क आपका अप में चेंज हो गया है, इसका मतलब जो आपका ये न्यूट्रॉन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपको अप डाउन में चेंज हो जाएगा। ओके, और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि जो आपका है इन दिस फिनोमेना जो आपका क्वार्क है इट चेंजेस इट्स फ्लेवर। क्योंकि आप देखिए जब आपका क्वार्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या है न्यूट्रॉन क्या है अप डाउन डाउन, तो जब अप डाउन डाउन में आपका जो एक क्वार्क है डाउन क्वार्क को अप में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये अप डाउन बन जाएगा। फिर इसका मतलब आपका न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में, क्योंकि ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका न्यूट्रॉन है और ये बेसिकली आपका क्या है प्रोटॉन है। सो दिस इन दिस वे this your weak interaction comes into picture and its range is extremely small. So this is a fourth fundamental force in nature. और बच्चों आपकी बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं they are all derived from these four basic forces. तो बच्चों मैं अभी आपको इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूं। सपोज अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मैग्नीट्यूड लेके चलूं, सपोज यू हैव ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग आपके पास है यहाँ पे बच्चों सपोज कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, then you have weak and then you have gravitation. तो अगर आपके पास बच्चों इसकी स्ट्रेंथ में 1 मानूं रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर मैं इसको 1 मानूं रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग की 1 मानूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज 100 टाइम्स वीकर, दैट इज 10 to the power -2 and weak is 10 to the power -13 and gravitational is extremely weak 10 to the power -39. दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। और बच्चों अगर मैं दिस इज आरएस मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर मैं इनकी रेंज की बात करूं, रेंज, तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसकी जो रेंज होती है 10 to the power -14 to 10 to the power -15 मीटर। अब बच्चों जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज। ये तो बच्चों इवन ये सब जो आपके सब न्यूक्लियम लेवल पे एग्जिस्ट करती है, इट इज 10 to the power -16 मीटर टू 10 to the power -17 मीटर। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी रेंज भी इन्फिनिटी होती है। सो बाकी इसमें पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में बोलते हैं कि हिग्स बोसोन पार्टिकल एक्सचेंज होता है, वीक इंटरेक्शन में डबल एंड जी बोसोन एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बच्चों आपका वर्चुअल फोटोन एक्सचेंज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स में जो आपके एक्सचेंज पार्टिकल हैं दे आर बेसिकली ग्लूऑन्स। सो बच्चों अभी जो 4 फोर्सेज हैं, तो अभी जो रिसेंट डिकेड्स में स्टडी हुई है उनमें तो जो आपकी ये वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इनको यूनिफाई कर दिया गया है और इनको एक सिंगल फोर्स में यूनिफाई करके नाम दिया गया है इलेक्ट्रोवीक, इलेक्ट्रोवीक। अब बच्चों सो अभी जो हमारी जो इसमें करंट स्टडी चल रही है फंडामेंटल फोर्सेज में, वो ये है कि जो आपकी जितनी भी फोर्सेज है नेचर में वो एक ही है। पहले तो हमने बोला 4 है, फिर 4 में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक को आपने यूनिफाई कर दिया और उसको नाम दिया इलेक्ट्रोवीक। एंड फॉर दिस हैज बीन वेरीफाइड कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स है दे हैव बीन यूनिफाइड। तो बच्चों अभी इसमें जो है दैट इज चले हुए ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी। व्हाट इज ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी? वहां पे बच्चों सारी फोर्सेस को जो है एक सिंगल फोर्स ही फंडामेंटल फोर्स नेचर में मानी जाएगी, एंड दैट फील्ड ऑफ करंट फील्ड ऑफ योर रिसर्च इज नोन एज ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी। सो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ओके, सो उसमें आपकी जो है 3 फोर्सेस को यूनिफाई कर चुके हैं, बट 4th फोर्स जो ग्रेविटेशन है वो उनके साथ यूनिफाई नहीं होती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की अभी कोई क्वांटम थ्योरी बनी नहीं है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो बच्चों आपका इसका डिटेल में तो आप इसको हाई क्लासेस में पढ़ोगे, सो दिस इज जस्ट ए बेसिक आइडिया। अब बच्चों जो आपको मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा वो है अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो बच्चों व्हाट इज डू यू मीन बाय नेचर ऑफ फिजिकल लॉज? तो बाय नेचर ऑफ फिजिकल लॉज आई मीन कि जो हमारे नेचर के लॉज हैं वो कैसे, उनका नेचर क्या है, उनका मतलब वो कैसे बिहेव करते हैं। सो अब आपको मालूम है कि जो हमारा नेचर है देयर आर मैनी फोर्सेस, देयर आर मैनी फिनोमेना, देयर आर मैनी फोर्सेस। पर बच्चों इसमें जो एक बहुत ही रिमार्केबल बात है वो ये है कि although there are many forces and there are many phenomena, but some quantities remains unchanged with time. और उन quantities को हम बोलते हैं conserved quantities। क्या बोलते हैं? conserved quantities. Quantities that do not change with time are called conserved quantities. अब बच्चों जो conserved quantities हैं, सबसे important conserved quantity तो आपको मालूम है that is energy। आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। मतलब आप मास को भी पहले मास को भी इंडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था कि मास कैन नेदर, जो मास है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन E = mc²।
इसमें बच्चों जब आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आई थी तो उसमें आपका क्या था, इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो आइंस्टाइन ने दिया था, ही सेड दैट कि जो आपका एनर्जी और मास है दे कैन बी इंटरकन्वर्टेड टू ईच अदर। अब दिस इज आल्सो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, जब आपका एनर्जी से आपका मास, यू कैन क्रिएट एनर्जी फ्रॉम मास एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर एनहिलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर एनहिलेशन। पेयर एनहिलेशन में क्या होता है, आपका मास से एनर्जी क्रिएट होती है और यू कैन क्रिएट जैसे पेयर एनहिलेशन। इसमें बच्चों क्या होता है, पेयर एनहिलेशन में क्या होता है, पेयर एनहिलेशन में आपका जो है एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम मास, एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम मास। और बच्चों दूसरा प्रोसेस है दैट इज पेयर प्रोडक्शन, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, योर मास इज क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी। तो ये बच्चों मास इज क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला गिवन बाय आइंस्टाइन। इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो दे आर बोथ बेसिकली इंटरकन्वर्टेबल। तो अब तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा वो है सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉस। फिजिक्स में बच्चों दैट इज सिमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिमेट्री। अब सिमेट्री किस चीज को बोलते हैं बच्चों, अगर कोई चीज चेंज नहीं करते, अगर कोई इफ यू हैव समथिंग एंड इफ इट डू नॉट चेंज इट्स कैरेक्टर, उसको क्या बोलोगे, सिमेट्री। जैसे बच्चों आप सपोज करो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो जब इस आप राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करोगे, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इट मींस ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को 60 डिग्री 120 डिग्री रोटेट करोगे, 120 डिग्री रोटेट करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि दिस ट्राइंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि ये वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो दिस इज सिमेट्री। अब बच्चों जो सिमेट्री है, सिमेट्री यील्ड्स कंजर्वेशन लॉस एंड कंजर्वेशन लॉस यील्ड सिमेट्री। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। तो फिजिक्स में जो आपके हैं, हाउ योर सिमेट्री लीड्स टू कंजर्वेशन लॉस। तो बच्चों देयर आर 3 सिमेट्रीज। जो पहली सिमेट्री है, तो पहला कंजर्वेशन लॉ है मैं आपका लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय टेबल। अब सपोज कीजिए ये आपके पास है कंजर्वेशन लॉ, दिस इज कंजर्वेशन लॉ एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग सिमेट्री। अब बच्चों जो आपका अगर सपोज कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसके लिए बच्चों जो सिमेट्री है दैट इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब मैं बताता हूं व्हाट, कैसे ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब जो आपका अगर आपका कंजर्वेशन लॉ है एंगुलर मोमेंटम, तो इसके बच्चों जो सिमेट्री है दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। अब बच्चों थर्ड अगर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बच्चों यहां पे जो आपका है दैट इज आपकी जो टाइम सिमेट्री, मतलब आपका टाइम है दैट इज सिमेट्री। या इसको आप ऐसा बोल सकते हो होमोजेनिटी ऑफ टाइम कह लो, टाइम इज होमोजेनियस मतलब सिमेट्री, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, होमोजेनिटी ऑफ टाइम। इसको बच्चों बेसिकली आप रोटेशनल सिमेट्री को आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस कह सकते हो, ट्रांसलेशनल सिमेट्री को आप होमोजेनिटी ऑफ स्पेस कह सकते हो। अब कैसे, अगर आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इट मींस वहां पे जो सिमेट्री होगी दैट इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो कैसे, अब बच्चों सपोज कीजिए आपके ये सपोज आई हैव ए बॉल। अभी इसको मैं रब करता हूं, पहले मैं बताता हूं कैसे। मैं तीनों का आपको एग्जांपल दूंगा कैसे कैसे इनका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे जो आपका ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, वो सिमेट्री जो है आपका कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लीड करता है। तो बच्चों सपोज कीजिए ये आपके पास अर्थ का सरफेस है और सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ मून। अब बच्चों अगर आप क्या करते हो, अगर आप किसी बॉल को सपोज कीजिए आपके पास कोई बॉल है और आप सेम बॉल को थ्रो करते हो वंस ऑन ए अर्थ एंड वंस ऑन ए सरफेस ऑफ द मून। नाउ
अगर सपोज करो आपकी ये बॉल है, आप इसको यहां से थ्रो करते हो तो आफ्टर सम हाइट इट विल अगेन फॉल टू अर्थ। और मून में भी ऐसा ही होएगा, जब आप इस बॉल को थ्रो करोगे तो यहाँ पे ग्रेविटी की जो बच्चों वैल्यू है दैट इज 1/6, बट इट विल फॉलो द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, although it will attain more height, but after attaining some height it will again जो है ये बॉल अर्थ को हिट कर जाएगी। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं अपनी स्पेस में ट्रांसलेशन करता हूं, मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को अर्थ पे किया और सेम एक्सपेरिमेंट को मून पे किया, वहां पे क्या था, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था दैट इज सेम। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट डू नॉट चेंज, एंड स्टूडेंट दिस ट्रांसलेशन सिमेट्री लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसलेशन मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हो तो जो आपका बेसिक लॉ है दैट इज रिमेनिंग द सेम। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, या जिसको आप बोल सकते हो ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब बच्चों वैसे ही जो आपका होमोजेनिटी ऑफ टाइम है दैट लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप किसी एक्सपेरिमेंट को आप अभी करते हो और सेम एक्सपेरिमेंट को आप आफ्टर सम टाइम सपोज 1 ईयर करते हो, तो अगर बच्चों आपने एक्सटर्नल कंडीशन को सेम रखा है तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। इट मींस जो आपका टाइम है, जब आप टाइम में ट्रांसलेशन करते हो तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। इट मींस होमोजेनिटी ऑफ टाइम। बच्चों होमोजेनिटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, होमोजेनिटी ऑफ टाइम मींस जो टाइम है दैट इज होमोजेनियस। इट मींस जो आपका जो 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स ऑफ टुडे will be equal to 10 minutes of tomorrow, and that will be equal to 10 minutes of any other instant in the universe. It means जो आपके एक्सपेरिमेंट है ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ टाइम, वो जो है आपको जो है that do not change, and this homogeneity of time leads to the conservation of energy. और similarly students you will have conservation of angular momentum due to isotropy of space. अब बच्चों ये जो है इसके बारे में जो आप डिटेल में यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द रिलेशन बिटवीन दिस कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री इन योर एडवांस्ड क्लासेस। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव था दैट इज टू इंट्रोड्यूस टू यू द बेसिक आइडिया ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, दैट देयर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस एंड अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। मतलब दिस ये जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया है, दिस लेक्चर इज बेसिकली काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा एडवांस लेवल का है और ये चीजें आपने पढ़ी नहीं है अगर आप अभी बिगिनिंग में फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे आप एडवांस लेवल के कोर्स को पढ़ोगे तो यू विल अप्रिशिएट दिस लेक्चर। सो थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।